प्रियांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना पहले से ही दो गुटों में बटी हुई है और दोनों ही गुटों के बीच जहां एक तरफ शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को लेकर यहां पर जंग छिड़ती हुई नजर आई, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट की अब जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर किस तरीके से एकनाथ शिंदे सरकार चला रहे हैं। विपक्ष लगातार यहां पर उन पर निशाना साधते हुए देखा जा रहा है। आगामी उपचुनाव और बीएमसी को ध्यान में रखते हुए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की अलग अलग रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर सियासत तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं हुआ है। जी हां, इस सरकार को बने हुए तकरीबन 4 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन दूसरे मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि दूसरे मंत्रिमंडल का गठन आखिरकार कब किया जाएगा, देरी क्यों हो रही है, इस पर तो सवाल खड़ा हो ही रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विधायक उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे, पद की लालसा को देखते हुए एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने बगावत की, क्या अब उन विधायकों को यहाँ पर कुछ पद दिए जा सकते हैं? क्योंकि दावा यह भी किया गया है कि मोदी कैबिनेट में शिंदे गुट के कुछ विधायकों को जगह दी जा सकती है और बीते कुछ महीनों पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। सरकार बन जाने के 40 दिनों बाद पहले मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। बात करेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी अबरार के साथ, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार दूसरे मंत्रिमंडल के गठन में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो तमाम बातें इस वक्त देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी दरअसल ये बात जानती है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार का यहाँ पर फिर से एक बार जो अगर नए सिरे से करने की कोशिश की जाए, दोबारा जो दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से वो तमाम जो बागी विधायक है, वो उनकी जो उम्मीदें हैं फिर से एक बार बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि वो तमाम विधायक को इसलिए ही शिवसेना से तोड़ करके उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है एकनाथ शिंदे ने इस्तेमाल किया था, ताकि उन्हें कोई बड़े अहम पद की जिम्मेदारी जो है वो एकनाथ शिंदे दिलवा सके। लेकिन खुद एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें ये है कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनको बड़े बड़े मंत्रालय तो दे दिए गए हैं, लेकिन जो बागी विधायक है, जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुए विधायक, उन विधायकों को उस तरीके से बड़े पद जो वो नहीं मिला, नहीं उस तरीके के कोई अहम जो मंत्री पद है वो सौंपा गया। तो ऐसे में वो तमाम बागी विधायक लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल उनको ठगा गया है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी ये नहीं चाहती है कि अगर फिर से दोबारा वही खेल और वही जो तमाम जो है एक तरीके से विधायकों की नाराज़गी अगर देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके भी पेश करेगा और साथ ही एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर भी खतरा मंडराता नजर आएगा। क्योंकि विधायकों को अगर जो है एक तरीके से फिर से शिवसेना में वापसी को लेकर के अगर शरद पवार या खुद उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर के रजामंद करवा लेते हैं कि वो अगर शिवसेना में आते हैं तो फिर से उनको उसी तरीके से सम्मान दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने जिस बड़ी रणनीति के साथ महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन किया था, उन तमाम रणनीतियों पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अब उनकी सरकार गिर सकती है। बीजेपी और शिंदे गुट की जो सरकार है उसको बने हुए अभी महज 4 महीने ही हुए हैं। जहां एक तरफ हमारे सहयोगी अबरार ने महाराष्ट्र की सियासत पर खुलकर अपनी बात रखी, वहीं अब हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो विपक्ष के लगातार निशाने पर बने हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो फिलहाल जो तमाम अपडेट सामने आ रही है उस पर अगर गौर किया जाए तो दावा ये किया जा रहा है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार गिर सकती है। क्योंकि आपको बता देते हैं कि उद्धव गुट की तरफ से सुषमा अंधारी ने एक बात कही है कि कई विधायक अब यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं एकनाथ शिंदे के साथ, उनकी मातोश्री में वापसी हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है क्योंकि बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे और उनके गुट के बीच अब रार पड़ती हुई देखी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आत्मसम्मान खत्म कर चुके हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक उनके सामने से हटा लेते हैं, साथ ही साथ चिट्ठी उन्हें लिख कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को यहाँ पर अब नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो मामला जो था वो बहुत पुराना था, उस समय सरकार बनी ही थी, समर्थन की सरकार थी। लेकिन अब जो यहाँ पर मामला देखने को मिल रहा है कि सरकार को 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन 20 ही मंत्री के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। कैबिनेट विस्तार 43 तक हो सकता है, 23 की अभी भी जगह खाली है, उसमें निर्दलीय विधायक, उसमें बीजेपी के विधायक, उसमें शिंदे के विधायकों की एंट्री करानी है।
लेकिन 23 विधायकों की एंट्री हो सकती है, उसमें महिलाओं को भी रखना है, अनुसूचित जाति को भी ध्यान में रखना है, निर्दलीय विधायकों को भी ध्यान में रखना है और शिंदे को अपने विधायकों को भी जगह दिलानी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एकनाथ खड़से का यहाँ पर बयान जोड़ना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब बहुमत की सरकार बनती है तो सरकार में सबकी सहमति होना बहुत ज़रूरी होता है और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, सबको पता है। और यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि 39 का आंकड़ा शिंदे के पास था और 106 का आंकड़ा बीजेपी के पास बताया गया था, तो ये टोटल 145 ही होता है। अगर देखा जाए तो बहुमत 145 ही चाहिए महाराष्ट्र में। अगर इसमें से 2-3 विधायक भी इधर उधर होते हैं तो बीजेपी और शिंदे की समर्थन की सरकार वहीं गिर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि निर्दलीय विधायकों का अच्छा खासा समर्थन मौजूद है, जिसमें प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू है, जिसमें रवि राणा जैसे कई सारे विधायक हैं, तो उनकी सहमति भी बनना जरूरी है। लेकिन पहले कैबिनेट विस्तार में उनमें से किसी को भी जगह नहीं दी गई, दूसरे कैबिनेट विस्तार में उनमें से जगह कितनों को दी जाएगी, ये भी गौर करने वाली बात हुई, क्योंकि सबका अपना अपना एक पार्टी का रुतबा है, सबका अपना अलग रुख है। अगर उनको नहीं दिया गया तो नाराजगी उनकी भी झेलने को मिलेगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि महामंडल जो अभी तक पद खाली पड़े थे 2019 के चुनाव के बाद से, उन पदों पर शिंदे कुछ बड़े फैसले लेकर उन विधायकों की नियुक्ति कर सकते हैं, ताकि उन विधायकों को भी कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। लेकिन दीपक, अगर बात यहाँ पर की जाए उन विधायकों के बारे में, अयोग्यता के मामले में बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में अब तक सुनवाई जारी है, अब तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया, चुनाव आयोग अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 16 विधायकों की अयोग्यता अगर जाती हुई नजर आती है तो आपको क्या लगता है? क्योंकि उसमें नाम तो एकनाथ शिंदे का भी नाम शामिल है और वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए शिवसेना की तरफ से जो दावा किया गया है कि अगली बार महाराष्ट्र में फिर से शिवसेना की ही सरकार होगी, तो आपकी यहाँ पर क्या राय है उन 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर? देखिए, 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, सभी को पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा इसको लेकर अभी कुछ भी बातें नहीं हो रही। कोर्ट कोई भी फैसले सुनाता है तो बहुत सोच समझ कर सुनाता है। अगर आप शिवसेना का मामला भी देखें तो जून से चल रहा था और जून से आते आते इस सितंबर में 27 सितंबर को इस मामले पर बड़ी सुनवाई हुई और चुनाव आयोग को फिर मामला भेजा गया, वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे कई सारे मामले रहते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट पक्ष निष्पक्ष की बातों को ध्यान में रख के फैसला सुनाता है। और अगर आप देखें तो 16 विधायकों में एक मुख्यमंत्री है और इतनी आसानी से उनकी विधायकी नहीं छीन सकते। कुछ कानूनी अपने आप में ही यहाँ पर बातें उनको गौर करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को तमाम जितने भी गतिविधियां कानूनी तौर पर होंगी उनको ही फॉलो करना होगा, तब यहाँ पर जो भी जानकारी आएगी वो जनता के बीच रखी जाएगी। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा दीपक, क्योंकि रश्मि ठाकरे एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव नजर आ रही है। दावा ये किया गया है कि बीएमसी चुनाव में और साथ ही साथ जिस तरीके से अंधेरी पूर्व ईस्ट से यहाँ पर ऋतुजा लटके को मैदान में उतारा गया है तो उनके लिए रोड शो करती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आदित्य के साथ अब तेजस ठाकरे भी नजर आएंगे। तो रश्मि ठाकरे की जो हुंकार रही है, बागी विधायकों को मनाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, कहीं ना कहीं वो कोशिश अब रंग लाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब अंधारी ने जो दावा किया है उन्होंने कह दिया है कि अब जो बागी विधायक है कहीं ना कहीं मातोश्री में वापसी कर सकते हैं। तो ऐसे में रश्मि ठाकरे क्या यहाँ पर जीत बोलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि चुनाव में अब वह प्रचार प्रसार करती हुई देखी जाएंगी? तो आपकी क्या राय है यहाँ पर? क्या रश्मि ठाकरे की वजह से अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है वो मजबूत होती हुई दिखाई देगी और महाराष्ट्र में किस तरीके से यहाँ पर सरकार अब बदलती हुई देखी जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जब पार्टी टूटी थी शिवसेना तो परिवार साथ था। सबसे बड़ी सबसे मजबूती बात यही थी उद्धव ठाकरे के लिए, जो उनको कहीं ना कहीं उनकी कठिन घड़ी में उनका साथ देते नजर आए। तो परिवार साथ था। तेजस ठाकरे ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक, ऐसा सुनने में आया, देखने को मिला कि उन्होंने अपना जो इंस्टा अकाउंट था जिस पर वो लगातार फोटोग्राफी से रिलेटेड पोस्ट किया करते थे वो भी हटा दिया और अब एक्टिव में सक्रिय राजनीति में एक्टिव होंगे, सक्रिय रहेंगे। इस बात को लेकर तमाम जानकारी सामने आई और रश्मि ठाकरे तो पहली महिला शिवसेना की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं नेता के तौर पर जानी गई। तो कोई इसमें दोहराई नहीं कि यहाँ पर परिवार साथ है, इसलिए उद्धव ठाकरे अभी भी इतने खुले तौर पर बयान दे रहे हैं विपक्ष को। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर अपनी राय रखी कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में अब कितने नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं, खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन रश्मि ठाकरे जो काफ़ी ज़्यादा अहम है ठाकरे परिवार के लिए, एक वक्त वह मुखपत्र सामना की संपादक पद पर रही है, लेकिन आज संपादक के पद पर उद्धव ठाकरे खुद हैं। ऐसे में देखा जाए तो रश्मि ठाकरे बहुत ही बड़ी चुनौती देती हुई नजर आ सकती हैं सीएम एकनाथ शिंदे को। लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे किस तरीके से अपने पद को यहाँ पर अब किस तरीके से संभाल कर रख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है, चुनाव आयोग का फैसला लेना अभी बाकी है शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में अब कितने नए मोड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़।